डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 22। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओटोगिरी का कर्ज तीसरे फेस में चला जाता है, जिससे चारों ओर एक भयानक आग लग जाती है। आग के अंदर लड़के का भूत कैद हो जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी तितलियां आकर लड़के के भूत की ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। लड़के का भूत उन्हें हटाने की कोशिश करता है, पर तितलियां उसके ऊपर बैठ जाती हैं। जैसे ही एक तितली भूत के हाथ के ऊपर बैठती है, भूत का हाथ आग से जलने लगता है। याओई सभी को बताती है कि तीसरे फेस में अगर तितली किसी के ऊपर बैठ जाती है तो वो उस इंसान की एनर्जी को फ्यूल की तरह यूज करने लगती है और आग में बदल जाती है। ये आग तब तक जलती रहती है जब तक इंसान की सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती और वो मर ना जाए, या जब तक ओटोगिरी को सील नहीं किया जाता। आगे बहुत सारी तितलियां लड़के के भूत के ऊपर बैठ जाती हैं, जिससे लड़के का भूत पूरी तरह से आग में जलने लगता है। आग में जलने की वजह से लड़के का भूत बुरी तरह से तड़प रहा होता है। वो बचने के लिए अपने आसपास के भूतों को पकड़कर उन्हें खाने की कोशिश करता है, पर आसपास के भूत भी आग की चपेट में आने लगते हैं और जल जाते हैं। हम देखते हैं कि लड़के के भूत का कवच भी टूट जाता है। दूसरी तरफ ओटोगिरी आग के धुओं को अपने अंदर खींच रही होती है, जिससे ओटोगिरी फिर से खुद को पूरी तरीके से हील कर लेती है। आगे याओई बताती है कि अगर लड़के के भूत को जीतना है तो उसे ओटोगिरी को पूरी तरह से खत्म करना होगा, जिसके बाद लड़के का भूत ओटोगिरी पर हमला कर देता है। पर जैसे ही लड़के का भूत ओटोगिरी के पास पहुंचता है, उसके कवच का एक और हिस्सा टूट जाता है। इसका फायदा उठाकर ओटोगिरी लड़के के भूत पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे लड़के के भूत का पूरा कवच टूट जाता है। हम देखते हैं कि लड़के का भूत बुरी तरह से हार चुका होता है और उसके पास बहुत ही कम एनर्जी बची होती है। दोनों भूतों की लड़ाई को देखकर याओई सोचती है दोनों ही भूत खुद को हील कर सकते हैं और खुद की पावर को बढ़ा सकते हैं, पर ओटोगिरी के पास खुद की ताकत को बढ़ाने के एक से ज्यादा तरीके हैं। इसीलिए ओटोगिरी ये लड़ाई जीत गई है। हम देखते हैं कि जीत की खुशी की वजह से ओटोगिरी आग में डांस कर रही होती है और उसके चारों ओर दूसरे भूतों की आत्माएं जल रही होती हैं। इतनी भयानक आग को देखकर केटारो सोचता है कई सालों पहले योशिबारा जिला आग में जलकर बर्बाद हो गया था, उसके बाद भी आज इसे मैं फिर से जलता हुआ देख पा रहा हूँ। इसके बाद याओई केटारो से कहती है जब तक ओटोगिरी डांस करने में बिजी है, हमें तब तक उसे सील कर देना चाहिए। पर हम देखते हैं कि ओटोगिरी की तितलियां याओई, एको और केटारो को चारों ओर से घेर लेती हैं। याओई सोचती है ओटोगिरी डांस करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। ओटोगिरी शुरुआत से ही हमारे ऊपर नजर रखे हुए थी और मौका मिलने की तलाश में बैठी हुई थी। इसके बाद याओई केटारो को ओटोगिरी की डॉल और रस्सी पकड़ा देती है और केटारो से उसे सील करने के लिए कहती है। आगे याओई खुद किला एच वाली भूत को बुला लेती है। हम देखते हैं कि किला एच वाली भूत का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसके हाथ भी उसकी बॉडी से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद उसके हाथ जाकर ओटोगिरी की तितलियों को पकड़ने में लग जाते हैं। जैसे ही किला एच वाली भूत तितलियों को छूती है, तितलियां वहां से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद याओई केटारो से कहती है कि ओटोगिरी अपनी लड़ाई से बिल्कुल भी थकी नहीं है, बल्कि इसने उसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया है, हमें जल्दी करनी होगी। ये सुनकर केटारो ओटोगिरी की डॉल को रस्सी से बांधने लगता है, पर ओटोगिरी फिर से अपनी तितलियों से केटारो और एको पर हमला कर देती है। ओटोगिरी याओई से कहती है बताओ मैं सबसे पहले इन दोनों में से किसको मारूं। हम देखते हैं कि केटारो तितलियों से बचने की कोशिश करता है। तभी सही समय पर किला एच वाली भूत के हाथ आ जाते हैं, जो केटारो और एको को तितलियों से बचा लेते हैं। याओई सोचती है ओटोगिरी के कर्ज के तीसरे फेज की वजह से जो आग लगी थी वो केवल एक निश्चित दूरी तक रह सकती है, पर जब ओटोगिरी की आग तितलियों में बदल जाती है तब वो कितनी भी दूरी तक जा सकती है। हम आगे देखते हैं कि ओटोगिरी की आग बहुत सारी तितलियों में बदल जाती है। आगे याओई किला एच वाली भूत से ओटोगिरी की आंखों पर काटने के लिए कह देती है, जिसके बाद किला एच वाली भूत अपने हाथ से ओटोगिरी की आंखों पर कट लगा देती है, जिससे ओटोगिरी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे उसकी तितलियां भी इधर उधर भटकने लगती हैं। इस चीज से याओई को अंदाजा लग जाता है कि अगर ओटोगिरी अपने टारगेट को ठीक से नहीं देख पाती है तो उसकी तितलियां भी टारगेट पर हमला नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि केटारो ओटोगिरी की डॉल को बांध रहा होता है, पर तभी उसके पास
कुछ और तितलियां आ जाती हैं। किला एच वाली भूत अपने हाथों से तितलियों को गायब कर देती है, पर एक तितली गलती से एको के हाथ पर बैठ जाती है, जिससे एको का हाथ जलने लगता है। हम देखते हैं कि केटारो ये देखकर घबरा जाता है और जल्दी जल्दी ओटोगिरी की डॉल को बांधने लगता है। अंत में केटारो ओटोगिरी को सील करने में कामयाब हो जाता है और एको के हाथ में लगी हुई आग भी बुझ जाती है। सील होते होते ओटोगिरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सभी लोगों से कहती है, मदर, एक दिन मैं जरूर फ्री हो जाऊंगी और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जिंदा जला दूंगी। इसके बाद ओटोगिरी पूरी तरह से सील हो जाती है। याओई किला एच वाली भूत को उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहती है और उसे पवित्र दारू चढ़ाने की बात कहती है, जिस पर किला एच वाली भूत कहती है, मुझे इसका इंतजार रहेगा, और वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद याओई कमजोर हुए लड़के के भूत के पास चली जाती है। याओई देखती है ओटोगिरी के सील होने की वजह से लड़के के भूत की सारी बीमारी सही हो जाती है, पर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। लड़के का भूत कहता है, मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ जो भी किया उसकी वजह से मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। इसके बाद लड़के का भूत याओई की तरफ देखता है, पर उसे इस बार याओई में अपनी सौतेली माँ नहीं दिखाई देती। आगे कमजोरी की वजह से लड़के के भूत को भूख लग रही होती है। याओई उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगी, पर उसके बदले मैं तुम्हें हर किसी को खाने नहीं दे सकती। तुम केवल उन्हीं लोगों को खाओगे जिन्हें मैं बताऊंगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मेरे साथ आ जाओ। ऐसा बोलकर याओई लड़के के भूत के सामने अपनी एक डॉल रख देती है, जिसके बाद लड़के का भूत उस डॉल के अंदर जाने लगता है। लड़के का भूत आखिरी बार कहता है, मैं अपनी माँ का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ, और डॉल के अंदर चला जाता है। अगले सीन में याओई लड़के के भूत वाली डॉल से कहती है, तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें सजा मिल चुकी है। मुझे पता है कि जब तुम इंसान थे तब तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम्हारी नफरत खत्म नहीं हो जाती। मुझे पता है तुम मुझे कभी एक दोस्त की तरह नहीं देखोगे, इसीलिए तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी स्केच बुक वापस करती हूँ। इसके बाद याओई कहती है, आज हम सबने मिलकर काम किया है, इसीलिए हम लोग बच गए। आगे याओई केटारो की तरफ देख कर कहती है, अब से मैं और याओई तुम्हें हर एक मिशन पे साथ ले जाएंगे। ये सुनकर केटारो डर जाता है, जिस पर याओई कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हर कीमत पर तुम दोनों की रक्षा करूंगी। आगे याओई जाकर शमी का बैग चेक करने लग जाती है, जिसके अंदर याओई को मम्मी का दूसरा हाथ मिल जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। याओई सोचती है, शमी तो भूतों को पकड़ती थी, फिर ये कर्स ऑब्जेक्ट को यहाँ वहाँ क्यों रख रही थी? आखिर वो करना क्या चाहती थी? इसके अलावा क्या वो अकेले काम कर रही थी या दूसरे लोग भी उसके साथ काम कर रहे थे? आगे याओई सोचती है, हो सकता है उन्होंने भी हमारी तरह हाथ को कहीं से उठाया हो, पर बहुत सारी चीजें समझ से बाहर है। इसके बाद याओई शमी की आत्मा को इधर उधर देखने लग जाती है, पर उसे कहीं भी शमी की आत्मा नहीं दिखाई देती है, जिस पर एको कहती है, हो सकता है कि लड़के के भूत ने शमी की बॉडी और आत्मा को दोनों को खा लिया हो। इसका जवाब देते हुए याओई बताती है, भूत ने शमी की पूरी बॉडी को नहीं खाया था। अगर हमें शमी की आत्मा नहीं दिखाई दे रही है तो इसके तीन ही मतलब हो सकते हैं, या तो शमी की आत्मा पानी के साथ दूर बह गई है, या उसकी एनर्जी खत्म हो गई है जिससे शमी की आत्मा मर गई है, या फिर तीसरा शमी के अंदर किसी दूसरे की आत्मा थी। ये सुनकर केटारो को अपना पास्ट याद आता है, जब उसकी बॉडी एक आत्मा से चेंज हो जाती है। आगे याओई बताती है कि जिन लोगों के पास स्पेशल पावर्स होती है, भूत उन लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लेते हैं। ये चीज थोड़ी सी डरावनी है, पर बिल्कुल मुमकिन है। इसके बाद याओई कहती है, चीज कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मम्मी के दूसरे हाथ को भी हम अपने पास ही रखेंगे। अगले सीन में केटारो पुलिस को वाटर गेट आई पर आने के लिए बुला लेता है, जिससे पुलिस के लोग वाटर गेट आई के आसपास पड़ी हुई लाशों को ले जा सके। हम देखते हैं कि पानी में छुपकर एक आत्मा वहां बचकर भाग जाती है। आगे वहां पर पुलिस आ जाती है और एको केटारो और याओई को पूछताछ के लिए अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि जो आत्मा वाटर गेट पर बच गई थी वो भी सभी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगती है। आगे जब एको, याओई और केटारो कार से जा रहे होते हैं तो रास्ते में केटारो को अभी भी अपने आसपास भूत का एहसास होता है, जिससे वो सोचता है, लड़के का भूत सही में बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसकी वजह से मुझे अभी भी डर लग रहा है।
इसके बाद रास्ते में जब एक पुलिस वाला गाड़ी के कांच में अपने पीछे देखता है तो उसे भी वही आत्मा एको के कार के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है। इससे हमें पता चलता है कि केटारो को लड़के के भूत की वजह से नहीं, इस आत्मा के वजह से डर लग रहा था। आगे आत्मा को देखकर पुलिस वाला डर जाता है। अगले सीन में सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला फिर से एको के कार के ऊपर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद पुलिस केटारो से पूछताछ करती है, जिस पर केटारो झूठी मूठी कहानी बना देता है। आगे पूछताछ के बाद जब सभी लोग वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें फिर से शमी दिख जाती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आगे वो औरत बताती है कि शमी उसकी बहन थी, उसका नाम नामिको शमी है। आगे नामिको केटारो से पूछती है, क्या वो तुम ही थे जिसको शमी की लाश मिली थी? कहीं तुम ही ने तो उसे नहीं मारा? जब वो मर गई थी तो तुम लोग भी वहीं थे। ये सुनकर केटारो और एको घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नामिको की बात सुनकर एको कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने उसे मारा है या फिर जब वो मर गई थी तब हम वहीं थे? इस बात पर नामिको यावी के हाथ में लड़के के भूत वाली डॉल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अगर कोई भी तुम्हारे हाथ में इस दानव को देखेगा तो वो भी यही कहेगा कि तुमने ही शमी को मारा है। ये सुनकर यावी सोच में पड़ जाती है और नामिको से पूछती है, क्या आप भी भूतों को देख सकती हो? जिस पर नामिको कहती है, मुझे पता है शामी को भूत ने मारा है। जिस पर यावी बताती है, हाँ, पर अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे इस डॉल में कैद कर लिया है। ये सुनकर नामिको चौंक जाती है और यावी से कहती है, मैंने पहले कभी इतने छोटे बच्चे को ये सब करते हुए नहीं देखा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कर्स चीजों के बारे में सिखा सकती हूँ। नामिको और यावी को ऐसे देखकर केटारो और एको दोनों चौंक जाते हैं कि अचानक से नामिको और यावी दोनों दोस्त कैसे बन गए। आगे यावी नामिको से कहती है, पहले बताओ कर्स चीजों को सीखने में कितना समय लगेगा और इससे मुझे क्या फायदा होगा? जिस पर नामिको कहती है, इसे सीखने में कम से कम 10 साल लगेंगे। इससे तुम भूतों को आसानी से पकड़ सकोगी। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ बहुत पुरानी कर्स चीजें भी दूंगी। ये सुनकर यावी नामिको के ऑफर को मना करते हुए कहती है, तुम्हारा ऑफर तो अच्छा है पर 10 साल बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मैं खुद से ही भूतों को आसानी से पकड़ सकती हूँ। यावी के जवाब को सुनकर नामिको निराश हो जाती है। आगे यावी नामिको से पूछती है कि क्या आपने सुना है कि भूतों ने किसी भूत पकड़ने वाले की बॉडी पर कब्जा कर लिया हो? जिस पर नामिको बताती है, मुझे पता है, मेरी बहन शमी के ऊपर भी एक भूत ने कब्जा कर लिया था। आगे नामिको यावी को शमी की 2 फोटोज दिखाती है, जिसमें एक फोटो भूत के कब्जा करने के पहले थी और एक बाद की होती है। नामिको कहती है, हर एक इंसान की एनर्जी का रंग उसकी भावनाओं के साथ बदलता रहता है। जब एक भूत किसी दूसरे इंसान की बॉडी पर कब्जा करता है तब उसकी एनर्जी का रंग बदलकर नीला हो जाता है। हम देखते हैं कि शमी की दोनों फोटोज में उसकी एनर्जी का रंग अलग अलग होता है। जिसके बाद यावी नामिको की तरफ देखती है और कहती है, आपकी एनर्जी का रंग तो सेम ही है। इस पर नामिको बताती है, हमें रंग देखने से ही सही पता नहीं लग सकता। कुछ चतुर भूत सेम रंग वाले इंसानों की बॉडी पर भी कब्जा कर लेते हैं जिससे वो लोग पकड़े ना जा सके। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि वो लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ कैसे बिहेव करते हैं। इससे पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है पर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने सुना है कि आजकल भूत बहुत सारे लोगों की बॉडी पर कब्जा कर रहे हैं। वो बताती है कि मेरी बहन के पास भूत पकड़ने की ज्यादा स्किल्स नहीं थी, इसीलिए उसने टीवी पर प्रोग्राम चालू किया था। इसका फायदा उठाकर भूतों ने सबसे पहले उसे ही मार डाला। ये हमारे घर के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। नामिको की ऐसी बातें सुनकर केटारो और यावी कहते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो आपकी बहन थी, क्या आपको उसके लिए जरा सा भी दुख नहीं है? इस पर नामिको गुस्से में आकर कहती है, जब मैं 60 साल की हुई थी तभी मैंने रोना छोड़ दिया था। मैं सभी बुरी आत्माओं को नरक में भेज दूंगी और उनका खून मेरे लिए आंसुओं का काम करेगा। ये सुनकर एको और केटारो दोनों डर जाते हैं। इसके बाद यायोई और नामिको दोनों एक दूसरे को अपना नंबर एक्सचेंज कर देते हैं और दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगले सीन में पुलिस स्टेशन के अंदर 2 पुलिस ऑफिसर वाटर गेट आई मामले की जांच कर रहे होते हैं। उनमें से एक भूरे बाल वाला आदमी कहता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं किसने इतने सारे लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी भूतिया मूवी में हूँ। ये सुनकर दूसरा काले बाल वाला आदमी कहता है, चलो तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। वो बताता है कि एच सीमा पर हमारा एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसीलिए ज्यादा चीजों को रखने के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती थी। इसके लिए उसी के पास एच पहाड़ों पर एक बेस बनाया गया
जहाँ पर सारी फाइल्स और सबूतों को रखा जाता था। लोग वहाँ पर जाने से डरते थे क्योंकि वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई देती थी, पर वहाँ कभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी भूरे बाल वाले आदमी को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसे अपने आसपास एक बच्ची दिखाई देती है। वो सोचता है आखिर आधी रात को अकेली बच्ची पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है। तभी काले बाल वाला इंसान कहता है मुझे लगता है कि शायद ये खो गई है। जिसके बाद भूरे बाल वाला आदमी उस लड़की के पीछे चला जाता है। हम आगे देखते हैं कि वो लड़की जाकर एक दीवार के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही भूरे बाल वाला आदमी उसके पास पहुंचता है, वो लड़की अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा देती है। लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है, जिसको देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की एक आत्मा में बदल जाती है, जिसके हाथ में बहुत सारे कटे हुए सर होते हैं। ये वही आत्मा होती है जो वाटरगेट आई से बचकर पुलिस स्टेशन आ गई थी। आगे एक कटा हुआ सर भूरे बाल वाले आदमी से कहता है मुझे अपना सर दे दो। जिसके बाद भूत के बाल उस आदमी का पूरा सर कवर कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर काले बाल वाला आदमी भी आ जाता है। हम देखते हैं कि भूरे बाल वाला आदमी जमीन पर बैठा हुआ होता है और हंस रहा होता है। उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा होता है। वो लगातार कह रहा होता है मुझे मेरा सर वापस कर दो। ये देखकर काले बाल वाला आदमी थोड़ा डर जाता है। तभी उसके पीछे से वही भूत आ जाता है और इस बार भूत के हाथ में भूरे बाल वाले आदमी का सर होता है। भूरे बाल वाले आदमी का कटा हुआ सर काले बाल वाले आदमी से कहता है तुम मुझे अपना सर दे दो। जिसके बाद भूत काले बाल वाले आदमी का भी सर काट देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स एक साथ बैठे होते हैं और हंस रहे होते हैं और उनके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। हमें बताया जाता है कि थोड़ी देर बाद ही उन सभी लोगों की मौत हो जाती है कि उन सभी के दिमाग में छेद हो गए थे और टिश्यू खराब होने की वजह से उन सभी की मौत हो गई। उन सभी की बॉडी पर केवल एक ही कट लगा हुआ था जो कि उनकी उंगली पर था। हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उंगली के कट से निकल रहे खून से जमीन पर सर लिख रहे होते हैं। आगे पुलिस को जांच करने पर कुछ भी सबूत नहीं मिलता और लोगों के मरने की कोई वजह पता नहीं चलती, जिसके चलते पुलिस पब्लिक को कुछ भी नहीं बताती है और ये केस क्लोज हो जाता है। अगले सीन में हमें एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम डोरोटी होता है। डोरोटी ओसवाल्ड से फोन पर बात कर रही होती है और उससे कहती है मैं बिना किसी मुसीबत के बाहर आ चुकी हूँ। जिस पर ओसवाल्ड कहता है मुझे सुनकर अच्छा लगा, तुम थोड़ी देर वहीं रहो, शमी तुम्हारे पास आती ही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो भूत पुलिस स्टेशन के अंदर था वही भूत डोरोथी के पास आ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो भूत शमी के अंदर था वो मरा नहीं, बल्कि वाटरगेट आई वाले भूत से बचकर निकल जाता है। आगे शमी के अंदर वाला भूत डोरोथी से कहता है कि वाटरगेट आई वाले लड़के के भूत ने उसे मार दिया था। जिसके बाद 3 लोगों की टीम ने उस लड़के के भूत को पकड़ लिया। उन 3 लोगों की टीम में एक बच्ची भी शामिल थी। ये सुनकर डोरोथी एक्साइटेड हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।